पार्टी 43, MMA की 12, MQM की 6 और ANP की 1 सीट मिलाकर 126 सीटें बनती हैं, जबकि 13 आज़ाद उम्मीदवार इनके अलावा हैं। MQM से भी जहांगीर तरीन ने कल कराची में मुलाकात की और नून लीग से मुंसलिक साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने भी MQM से मुलाकात की। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपोजिशन जमातों की तरफ से मुस्तफी होने के मुतालबे को रद्द कर दिया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर चंद सियासी रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा बयान के इलेक्शन कमीशन को मुस्तफी हो जाना चाहिए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नहायत अफसोस का इजहार किया है और इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए उसकी सख्ती से मजम्मत की। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के बारे में बगैर किसी सबूत के इस तरह के बयानात अफसोसनाक और हकायक के कतन मुनाफी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का भी दावा किया है कि इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से इलेक्शन में धांधली के हवाले से अब तक कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। किसान मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर नैब से दरखास्त की गई कि उम्मीदवारों को पोलिंग या इंतखाबात के इनेकाद तक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए और उनको हिरासत वगैरह ना किया जाए। इस दरखास्त पर नैब ने इलेक्शन कमीशन को इस बात की यकीन दहानी कराई और हम इस हवाले से नैब के मशकूर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और अब ये देखना बाकी है कि मुश्तरका अपोजिशन की शक्ल क्या निकलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पंजाब में हुकूमत बना पाएगी और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात आ रही हैं वफाक में हुकूमत बनाने के लिए, उसका फॉल आउट क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं कराची से सेनेटर ताज हैदर साहब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, सेंट्रल इलेक्शन सेल इंचार्ज हैं, फॉर्मर सेनेटर हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आज हमारे पास दो बैरिस्टर्स हैं, एक दानियाल चौधरी साहब, आप भी बैरिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आप मुंसलिक हैं और शेख रशीद के खिलाफ रावलपिंडी में आपने इलेक्शन लड़ा था। उनके साथ एक नए चेहरे आए हैं, बैरिस्टर हमाद अजहर साहब, मगर इनकी फैमिली जो है वो सियासत में ये बहुत देर से है। अजहर साहब के बेटे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका माजी में ताल्लुक़ रहा था। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। लाहौर में 4 सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, उनमें से एक आपकी भी थी। बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, आपको मुबारक हो। और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे है रऊफ सिद्दीकी साहब, रहनुमा है MQM के। तो सबसे पहले रऊफ सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि अब सब MQM की जानिब ही जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जहांगीर खान तरीन साहब से भी आपकी मुलाकात हुई और आपकी मुलाकात फॉर्मर गवर्नर जुबैर साहब से भी हुई। जहांगीर खान तरीन साहब ने आपको क्या ऑफर किया है? कोई हतमी फैसला MQM ने लिया है कि आपने वफाक के अंदर हुकूमत बनानी है कि नहीं? देखिए, MQM एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखती है और हम तमाम सियासी जमातों से उनसे अगर इख्तलाफात भी हैं तब भी हम दरवाजे बंद नहीं करते हैं, हम मुलाकातें करते हैं और ये डायलॉग जो है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए सियासी रहनुमाओं के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान। ये इंतखाबात शख्सी दुश्मनी में नहीं तब्दील होना चाहिए किसी सूरत में भी, क्योंकि जब सबका काम ये है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए और मुल्क की मफादात के लिए काम करना है, तो फिर इसको जाती दुश्मनी में कतई नहीं बदलना चाहिए। एक तो बात ये थी कि गवर्नर जाती दुश्मनी की बात नहीं है, ऐसा है रव साहब, बात ये है कि कराची के अंदर जो आपका मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले चुकी हुई है। आपको ज़्यादातर आपका जो ग्राउंड बेस है, होम बेस है, वो कराची है। इसलिए मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ये भी खबरें आई हैं, आप उसको मुस्तरद कर दें या उसको एक्सेप्ट कर दें कि आपने लोकल गवर्नमेंट को फाल करने का मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी देखिए, दूसरी बात ये थी कि साबिक गवर्नर सिंध जुबैर साहब भी आए थे और हमने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया कि पिछले 10 बरस की हुकूमतें रही हैं, इसमें हमारे जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे इस शहर का और सिंध के शहरी इलाकों को पलट के किसी ने पूछा नहीं, तो ये गिले तो हमारे पहले भी थे और इस मुलाकात में भी रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मैंडेट लेके आई है, लेकिन हमारा क्लेम जो है धांधली का, हमारे जो वोट बैंक छीना गया है, चुराया गया है,
इसका क्लेम हम तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को हम इसका जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन थे इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ईमानदारी के साथ मुकम्मल करने में। शाम 6 बजे के बाद से लेकर दूसरे दिन 5 बजे मुझे भी फॉर्म 45 और वो थमा दिया गया और कहा कि जी ये आपका रिजल्ट है। तो ये तो बड़ा ज्यादती हुई है, बड़ा बहुत ही नाइस। तो लिहाजा अभी तक रिगिंग एक तरफ, लिहाजा आपने हतमी तौर पे कोई फैसला नहीं किया कि आपका झुकाव किस तरफ होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ या के ऑपोजिशन जमातों की तरफ? देखिए, पहली बात ये है कि बात हमारे झुकाव की नहीं है। हम हमारे जो फैसले हैं वो हमारा सबसे सुप्रीम जो बॉडी है राब्ता कमेटी करती है। जहांगीर तरीन साहब तशरीफ लाए थे और उसमें हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए थे और मुतालबात भी बताए थे। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात माजी की भी और अभी भी बता दूं कि ये जितनी भी बातें की जाती हैं सियासत में कि हम गैर मशरूत हिमायत करें, आज तक मैं भी हुकूमतों में रहा हूँ, ये गैर मशरूत वगैरह सिर्फ ज़बानी कलामी होता है और ये बड़ी गलत बयानी होती है कि हम गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। कोई गैर मशरूत हिमायत नहीं करता। जाहिर सी बात है कि हमारे पास आवाम का यहाँ का मैंडेट है, हमारे मुतालबात हैं, हमारी बातें हैं और ये हमने PTI के सामने रखा, जहांगीर तरीन साहब के सामने रखा और इत्तेफाक इसके अंदर ये है कि बहुत सारी चीज़ें उनके अपने मंशूर में भी हैं और हमारे मंशूर की बात तो छोड़िए, हमारी तो 30 बरस की ये जद्दोजहद भी है और जाहिर सी बात है कि इस बात की यकीन दहानी कराएंगे और उन्होंने कराई है। तो हम राब्ता कमेटी के में ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये डिस्कस होने जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है कि इससे पहले 2 जमातों के साथ हम कोalition में भी रहे और जो कुछ हुआ यहाँ पर एक आसानी हमें ये रहेगी कि उनके भी मंशूर में ये बात है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारा फेडरल गवर्नमेंट के लिए मौजूद है। अच्छा, आप सुन रहे होंगे ताज हैदर साहब के रऊफ सिद्दीकी साहब ने कह दिया कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारा फेडरल गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद है। तो जो मुश्तरका अपोजिशन का एक बन के आ रहा था कि जी मुश्तरका अपोजिशन सामने आएगी, मेरा ख्याल है वो ख्वाब तो चिकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे अफसोस हुआ है रऊफ सिद्दीकी साहब की ये मोहतरम की बात सुन के, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि बड़ी सख्त धांधली हुई है और धांधली इतने शफाफ तरीके पे हुई है कि बच्चे बच्चे को पता है, 1 किलोमीटर दूर से ये धांधली नज़र आ रही थी। तो और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, इस धांधली के अंदर तहरीक इंसाफ शरीक नहीं थी, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने की। ये बात कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन किसी को फ़ायदा पहुँचाए और वो फ़ायदा जिसको पहुँच रहा है वो मासूम है और इलेक्शन कमीशन का आखिर क्या इंटरेस्ट था? अगर एक ऐसी पार्टी के जो यूनियन काउंसिल की सतह पे भी मौजूद नहीं है सिंध के अंदर, उसको इतनी सीटें जिता दी जाती हैं और सारा इलेक्शन का जो काम है, जो इलेक्शन हुआ है वो गैर मुतबर हो जाता है और उस पर इतने बड़े बड़े शक्कू शुबात होते हैं और फिर अगर आप उनके साथ जाते हैं बजाय इसके कि आप इसके लिए जद्दोजहद करें कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए और इन सीटों पर फिर से इंतखाबात होने चाहिए, आप अगर उनको सपोर्ट दे रहे हैं तो ये मंतिक रऊफ सिद्दीकी भाई की मेरी समझ से मैं नहीं आ रही। अच्छा, रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने सुन लिया होगा कि ताज हैदर साहब ने क्या कहा है, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सामने की बात है। किसी घर में जब डकैती हो जाती है तो लोग डाकुओं के पीछे नहीं जाते हैं बल्कि पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं कि तुम इसके कस्टोडियन थे, तुम जिम्मेदार हो। तहरीक इंसाफ से को सीटें दिलाई गई, इसमें तो कोई बात है, दो राय तो है ही नहीं ना। लेकिन मसला ये है कि हम बात किससे करेंगे? या तो हम कोर्ट्स में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ये कस्टोडियन थे साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के और हमारा स्टैंड तो ये है, हम अपने स्टैंड से पीछे थोड़ी हट रहे हैं कि हमारी सीटें जानबूझकर हरवाई गई और हमें हमारे पोलिंग एजेंट्स निकाले गए, हमें पर्चे थमा दिए गए। तो इलेक्शन कमीशन ही टोटली रिस्पॉन्सिबल है और इसी वजह से इलेक्शन कमिश्नर का हमने इस्तीफे का भी मुतालबा किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है मुझे यहाँ पे इजाजत दीजिए दानियाल चौधरी साहब, जिस तरह के रऊफ साहब कह रहे हैं कि झुकाव अब हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होगा, तो एक रिगिंग के हवाले से मुश्तरका अपोजिशन का जो एक पोजीशन थी
उससे ये काफ़ी वीक होगी, क्योंकि MQM जो है उनकी सीटें तो हैं, अब नेशनल असेंबली में भी हैं, सिंध के अंदर भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सीटें चाहिए भी थी। देखिए जी मुनीज़े, पहले तो बात है कि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान में जिसके इलेक्शन होने से पहले हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इश्यूज़ बनाए, इसके ऊपर आवाज़ उठाई, हमारे लोगों को पकड़ा गया, हमारे लोगों के ऊपर FIRs काटी गई। मैं रावलपिंडी से कैंडिडेट था, मेरे खिलाफ 5 FIRs काटी गई इलेक्शन से पहले। तो ये प्री पोल रिगिंग का जो प्रोसेस था वो तो इलेक्शन से पहले शुरू हो गया। हम जहाँ बोलते थे हमें बाइकआउट किया जाता था, हमें हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी। फिर हम बात करते हैं इलेक्शन डे की। इलेक्शन कमीशन का क्या प्रोसेस था, क्या काम था? इलेक्शन कमीशन का काम था कि अपनी जो उनको 20 अरब रुपया जिस सॉफ्टवेयर पे लगाने के लिए उन्हें लिए थे वो सॉफ्टवेयर चलाते, अपने बंदों को ट्रेन किए थे। इनके क्या आरओस थे, क्या इनके रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, वही ट्रेन नहीं थे। हमारे बंदों को बाहर निकाला गया। हमें आज आपके सामने बैठा हुआ हूं, ये मुझे इस चीज का एक जवाब चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि ये क्या चीज है। इसको फॉर्म 45 कह के इन्होंने मुझे दिया। ये आपके कैमरे के सामने जो कागज पकड़ा हुआ है ये इन्होंने कहा था फॉर्म 45 है। आज भी मैं रावलपिंडी के उस हलके से हूं जहां 95,000 वोट्स लेके डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा वोट ली, लेकिन आज भी मैं चीखें मार रहा हूं और मुझे हमारी रिकाउंटिंग की बात नहीं करते। ये रिकाउंटिंग की इजाजत नहीं दी और मुझे जज ने क्या ऑर्डर दिया, ये कागज जिसपे कलम से लिखा हुआ है और नीचे साइन और स्टैंप हुए हुए हैं कि जिसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मेरी रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। ये कौन सा इंसाफ है या कौन सी लेजिटिमेसी की बात करते हैं? हमारे सवालात, हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो लेजिटिमेट हैं। वो इसलिए लेजिटिमेट हैं क्योंकि जब आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं कमरों से, वो 10 मिनट के लिए निकालो या 5 मिनट के लिए निकालो, क्यों निकाले गए, क्यों ब्लैकआउट किया गया, वो क्या कौन सी कुव्वतें थी जिनकी वजह से आधा घंटा 40-40 मिनट सब टीवी चैनल्स पे हमारी जिन हलकों में लीड थी वो रोक दिए गए और 3 घंटे बाद दोबारा जब दिखाया गया तो हमें हम इलेक्शन हार रहे थे, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। तो हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ये कौन सा इलेक्शन किस तरह ट्रांसपेरेंट, इसको कौन हल करेगा? हम आप लोगों के थ्रू शो डालेंगे और लोगों को यही सवाल है हमाद अजहर साहब कि जिस हालात के अंदर आप हुकूमत बना रहे हैं, आप खुद भी बैरिस्टर हैं, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा रिकाउंटिंग के हवाले से। और ये जो इतने ज्यादा एक आपके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस खड़ी हो रही है, आपको कहीं ना कहीं इनको सेटिस्फाई करना होगा। जी ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस नहीं है, ये ग्रैंड डिसअपॉइंटेड अलायंस है। असल में अब ये क्योंकि इलेक्शन हार चुके हैं तो ये हवाई किस्म की बातें की जा रही हैं। आपको भी पता है कि उस दिन मीडिया के हज़ारों कैमरे फील्ड में मौजूद थे, कोई एक फुटेज नहीं आई कि कहीं पोलिंग एजेंट्स को धक्के दे के बाहर निकाला जा रहा हो, कोई एक फुटेज नहीं आई कि कहीं पे बैलेट स्टफिंग हो रही हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुनीज़े में आपको याद दिलाऊं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, ये मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मशावरत से बनाया था। हमसे तो इन्होंने मशवरा भी नहीं लिया इस मामले में। अब इनको अपने ही बनाए हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे शक व शुबहात हैं। मेरे भाई ने जो बातें की दानियाल ने, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रैश हो गया जी, फलाना हो गया, क्यों नहीं चला, ये सिस्टम बनाया था उमर सैफ साहब ने, जो बड़े ब्लू आइड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वो सिस्टम जिस पे 20 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा, वो सिस्टम 1 घंटा सुने तो सही ना जरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुन ले पहले पूरी आप मेरी। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये जो है ये नादरा ने जो था ये इसको बनाया था। सुन ले मेरी बात ना, सुन ले, उमर सैफ साहब होंगे, मगर वो ऑपरेट तो नहीं कर रहे थे ना। मेरी बात सुने ना, मेरी पता नहीं उन्होंने क्या किया, उसे हैक करने की कोशिश की कि क्या किया कि वो सिस्टम सडनली सारा बैठ गया। उन्होंने खुद ही अपने सिस्टम को हैक करने कुछ ना कुछ तो उन्होंने करने की कोशिश की है, क्योंकि ये सिस्टम तो उनका ब्रेन चाइल्ड था। अगर ये कारकर्दगी नहीं दिखा सका तो ये मुस्लिम लीग नून से पूछना चाहिए कि इन्होंने किस तरह के आदमी को जिम्मेदार ठहराया था ये सिस्टम बनाने का, जो एक्सपर्टीज नहीं रखता था इस काम में। तो मैं ये मेरा ये सॉरी आखिरी पॉइंट ले लें, मेरा आखिरी पॉइंट ले लें प्लीज मुनीज़े। ठीक है जी, इधर मैंने एक छोटा सा वक्फा लेना है, फिर वक्फे के बाद मैं हाजिर होती हूँ, इसलिए चूंकि यहाँ पे और बहुत सारे सवालात हैं। ये जो धांधली की एक एक्यूजेशन है ये सिर्फ रावलपिंडी से नहीं आ रही, जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान से आ रही है। अब इसके बारे में ऑपोजिशन जमातें क्या करेंगी, क्योंकि अब इस प्रोग्राम से तो वाजे हो गया है, जो रऊफ सिद्दीकी साहब ने हमें कहा है कि MQM जो है उसका झुकाव अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होने लगा है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MMA, ये जो 3 बड़ी जमातें हैं और छोटी जमातें, ये मिलके कैसे अपने इस आवाज़ को पार्लियामेंट। वेलकम बैक नाजरीन। इस प्रोग्राम के अंदर रऊफ सिद्दीकी साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, और वो ये है कि MQM का झुकाव अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, जिसके लिए उनके लिए वफाक के अंदर हुकूमत बनाना और भी आसान हो जाएगा। ताज हैदर साहब, एक जो मुश्तरका अपोजिशन
बन रही थी, अब ऑब्वियसली वो ज़्यादा वीक हो जाएगी। इस सूरत हाल में आपका मुश्तरका वज़ीर आज़म का कैंडिडेट फिर कौन होगा? देखिए, मुश्तरका अपोजिशन के अंदर कितने लोग हैं या कितने लोग नहीं हैं, ये चीज़ अहम नहीं है। मुझे अफसोस इस बात पे है कि हमारे रऊफ भाई जा रहे हैं पुलिस स्टेशन शिकायत करने और डाकुओं को साथ लेके जा रहे हैं, उनके हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं कि जनाब ये डाकू तो हमारा भाई है और आप जो है तफ्तीश नहीं कर रहे। अब ये जो चीज़ है, अहम बात ये है कि क्या हम इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम ईमानदारी से चल सकते हैं या नहीं चल सकते, क्या इस मुल्क में वही डबल स्टैंडर्ड कानून का रहेगा कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के आला कार बनते हैं वो कोई भी जुर्म कर सकते हैं, लेकिन जो अवाम के हुकूक़ की बात करते हैं उनकी मजम्मत की जाती है और उनके रास्ते को रोका जाता है। आज़ादी इजहार ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मीडिया सेल्फ सेंसरशिप पे मजबूर हो रहा है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं। मुल्क में फिर से एक तसादुम की कैफियत पैदा हो रही। हमें एक मौका मिला था, अगर हम साफ शफाफ इंतखाबात कर देते तो फिर ये इदारों और आवाम के दरमियान जो तसादुम है ये भी ख़त्म होता और सब मिलजुल के मुल्क की तरक्की के लिए काम करते। अब बजाय इसके कि हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, हम मजबूर हो रहे हैं उसी पॉइंट 1 पे जाने के कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात किस तरीके से हों। अगर आप पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, जो अंदर बैठे हैं उनको कमरों में बंद कर देते हैं, तो आपके फॉर्म 45 की कोई भी हैसियत नहीं है। ये एक जाली दस्तावेज़ है। अगर आप हज़ारों की तादाद में वोट जलाते हैं और ठप्पे लगे हुए वोट आप शामिल कर देते हैं उसके अंदर, तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत ये नहीं चल सकती। देखिए, अगर आप गलतियां करेंगे, आप 70 साल से ये काम कर रहे हैं, अगर आप बार बार गलतियां करेंगे, बार बार मौके को हाथ से गंवाएंगे, तो कब तक कौन आपकी हिमायत करेगा और किस तरीके से आप अपना मगर ताज हैदर साहब, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है वो ये मालूम पड़ा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक मुज़ाकरात हुए हैं जिसका आप भी एक हिस्सा थे, वो एक 1 पॉइंट पे हुए हैं रिगिंग के ऊपर। आप बताना चाहेंगे कि क्या वो और भी नुकात कुछ डिस्कस हुए हैं? नहीं, मैं उस नेगोशिएटिंग टीम में नहीं था, लेकिन रिगिंग को मैं देख रहा था और रिगिंग के बारे में जी बहुत ही 5% चीज़ें भी सामने नहीं आई हैं अभी, जो चीज़ें जो सबूत लोगों के पास हैं, जो बातें। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इलेक्शन कमीशन इस किस्म की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बजाय इसके कि शिकायत को सुना जाए। हज़ारों लाखों गवाह मौजूद हैं इस रिगिंग के, बजाय इसके कि उनको सुना जाए। आज ये ख़बर तक नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस के हुक्म पे हल्का 241 जो नेशनल असेंबली का है उसकी 2 दिन से इंक्वायरी चल रही है। आरओ जो हैं वो शवाहिद ले रहे हैं। आज भी मेरी इत्तला के मुताबिक सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाया गया। जो वोट आपको मिले हैं, जो जलने से बच गए, उनके पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हैं, उनकी मोहर लगी हुई है। उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि आखिर ये वोट कहाँ चले गए? रिटर्निंग ऑफिसर साहब से क्यों नहीं पूछा जाता कि अगर जिस तरह के आपको रिसीव हुए? जी ताज हैदर साहब इस मामले को डिस्क्राइब कर रहे हैं और मैं मानती हूँ कि सेल्फ सेंसरशिप है। ताज हैदर साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मानती हूँ कि सेल्फ सेंसरशिप है, इसमें कोई शक नहीं। मगर राउफ सिद्दीकी साहब, जो आपके तमाम मुतालबात हैं उनको आप एक तरफ रख के अगर वफाक में जाके बैठ जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में तो आप गेन करेंगे, मगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी आपकी पार्टी के लिए ये एक अच्छा होगा? देखिए, मैं जरा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। मोहतरम ताज हैदर साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, तो एक नजर करता हूँ मैं कि जमाना मेरे हाल पे रो रहा है आज क्यों, जमाना मेरे हाल पे रो रहा है आज क्यों, यही तो कल सुनी गई थी कहकहों के दरमियां। सीधी बात ये है कि जो कुछ रो भाई आप अच्छे शायर हैं। अरे बड़ी बड़ी आप अच्छे शायर हैं। मैं गालिब का एक शेर सुनाऊं कि दोस्त दारे दुश्मन है एतबारे दिल मालूम, आप बेअसर देखी नाला नारसा पाया। तो क्यों हमारे नालों को ये नारसाई आपकी तरफ से हो रही है? नहीं, सिर्फ इतनी सी बात मैं कहूँ कि दुश्मन तो सब नजर में थे लेकिन गमों की पुष्ट पर, दुश्मन तो सब नजर में थे लेकिन गमों की पुष्ट पर, मेरा ही अपना यार था सो मैं फरेब खा गया।
लेकिन मैं इसमें कतई नजर इस बात देखिए, मैं पूरा कलाम जी 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 जो सवाल है जरा उस पर आ जाऊं मैं कि देखिए हम बहुत उसूली सियासत पे यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वफाक में हुकूमत बन रही है, जैसे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ने भी हमसे वादे किए थे और हमने उनको वफाक में वोट दिया था। इसी तरीके से जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो हमने उनको भी प्रेसिडेंटशिप का बल्कि नॉमिनेशन भी दिया था। लेकिन हमारी तारीख बड़ी दुख भरी तारीख है और बड़ी तकलीफ दह तारीख है। जो शहरी सिंध का हाल हुआ, जिस तरीके से सारी चीजें हुई, हमारी तो पुष्ट पे खंजर तो ठीक है, आपका फोकस जो मुझे आपकी बात से समझ में आया रऊफ साहब, टू गैदर द डिस्कशन, कि आपका फोकस अब लोकल बॉडीज के ऊपर होगा, बल्दियात के ऊपर होगा, और आप इसके ऊपर बार्गेनिंग करेंगे कि आपको बल्दियात में कौन ज्यादा इख्तियारात और पैसा देता है ताकि आप उसको फाल कर सकें। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। हमारा जो मैंने जैसे आपको बताया मामला ही नहीं कि राब्ता कमेटी जब फैसला करेगी, अभी तो वफाक की हुकूमत हनोस दिल्ली दूरस्त, अभी तो हमारा मैंने अभी ये नहीं कहा कि हम चले गए हैं, हमने ये कहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे पास है वफाक की हुकूमत के लिहाज से, लेकिन ये राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है दानियाल चौधरी साहब, मैं सोच ही रही थी कि क्या आपके पास भी कोई शेर है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि सेंसरशिप इतनी हो चुकी हुई है कि अब शेर व शायरी ही हो सकती है, मगर चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हम बगैर शेरों के ये बात कह सकें कि इस इलेक्शन में रिगिंग नहीं हुई। मैं चाहता हूं मैं कह सकूं कि टीबी अस्पताल में, रावलपिंडी के टीबी अस्पताल में चीफ जस्टिस साहब को वहाँ नहीं लेके आए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आरओज़ को बाहर नहीं निकाला गया, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को बाहर नहीं निकाला गया, हमें इलेक्शन फॉर्म 45 दिए गए। देखें, ये तमाम चीज़ें हम वो कहना चाहते हैं कि इस जमहूरियत को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन हमें एक मौका तो दिया जाए। जहाँ हमें अभी भी वो कागज़ पकड़ाए जा रहे हैं जिसमें हाथ से जज लिखता है और कहता है कि यार के फारिग हो गए, आपको कोई आपके इलेक्शन रिकाउंटिंग नहीं हो रही। ये कौन से जमहूरियत के तसलसल की बात कर रहे हैं? आज हम हॉर्स ट्रेडिंग जिसको गाली देते थे, आज जो लोग अपना ज़मीर बेच के जहाज़ की सवारी की खातिर या जो मुफ्त के पैसे लेने की खातिर जो आज अपनी वोटें बेच रहे हैं, ये कौम के साथ क्या इंसाफ करेंगे? आज हम जमहूरियत की जब बात करते हैं तो KPK में हम लोग अपनी हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाई, इसलिए कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी हमने उसको हुकूमत बनाने दी। आज पंजाब में हमारा हक था लेकिन फिर भी छीना जा रहा है, और आज इसी तरह हमारे ऊपर। बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि पंजाब में आपका हक था और आपसे छीना जा रहा है। मैं आपको भी अभी बता दूं कि मॉडल टाउन में इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा है, उसके अंदर से 129 जो हैं, 129 आने थे MPs, मगर सिर्फ 106 आए हैं। नहीं, तो हमारे जो आपकी जानिब आऊंगी। नहीं, बिल्कुल हमारे देखें जी, उस दिन MNAs भी कम थे, लेकिन MPs पूरे हम इंटैक्ट हैं, सारों से राब्ते में हैं हमारे सारे MPs, क्योंकि आपने एक दिन की नोटिस में वो मीटिंग रखी है। रात को आपने मीटिंग रखी, आपने रात को अनाउंस किया और आज मीटिंग थी, तो लोग जो दूर से आए वो काफ़ी लोग नहीं पहुँच सके, लेकिन किसी का ये रीज़न नहीं थी कि किसी के कोई मसाइल थे, कोई जो साउथ के लोग नहीं आ सके, जो करीब के थे वो सारे पहुँचे। इसी तरह तो हमारे MPs पूरे इंटैक्ट है, हमारी पार्टी पूरी इंटैक्ट है, लेकिन जमहूरियत को गुजारा है। दानियाल साहब, हमाद अजहर ने काफ़ी वक्त जो है बनी गाला में गुजारा है, उनसे पूछते हैं कि जी आप इस पोजीशन में हैं, चूंकि आपकी पार्टी बार बार कह रही है कि हम इस पोजीशन में अब आ गए हैं कि पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएं, और पंजाब के अंदर हुकूमत बनाना बहुत अहम है, चूंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस सिलसिले में, आज भी मैं आपके सामने ये पूरे एतमाद के साथ ये दावा कर रहा हूँ। देखें, पंजाब में पिछले 40 साल से 30 साल से एक पार्टी हुकूमत कर रही है। उस पार्टी की अपनी सफ़ों के अंदर जो MPs हैं, जो तर्ज़ हुकूमत था मियाँ शहबाज शरीफ का, कि जहाँ सारी मिनिस्ट्रियों को अपने पास रखा गया, एक आमराना तरीके से पूरे सूबे को चलाया गया, इसकी अपनी सफ़ों के अंदर एक रद्द अमल है। और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि अगर आज़ाद लोग जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। हमने किसी को पैसे नहीं दिए, हम किसी को छांगा मांगा उठा के नहीं लेके गए। अच्छा। हमने किसी की जमात में 2008 की तरह, जिस तरह काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अक्सरियत हासिल की गई थी, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हम सिर्फ उन लोगों के पास गए हैं, हम एक साफ सुथरी मुतबादिल और नई क़यादत पंजाब में 30 साल के बाद का मंशूर लेके गए हैं। दीजिए, सुन लेना, बात सुन लें। साहब के वजीर आला के जो कैंडिडेट हैं वो कौन होंगे?
हमारे कल क्या आप उन्हीं पुरानी शक्लों को लाएंगे कि नया पाकिस्तान से एक नई शक्ल लाएंगे? हमारी इंफॉर्मेशन है कि आप कोई नई शक्ल ला रहे हैं, कोई यंग डायनामिक एमपी लेके आ रहे हैं। ये बहरहाल आज, क्योंकि कल हमारे नंबर्स पूरे हुए हैं और आज पहला दिन था बनीगाला में जहां बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर, नामों के ऊपर मुशावरत शुरू हुई है। आज का दिन और कल का दिन नामों के ऊपर मुशावरत होएगी और परसों का दिन जो है वो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कोई नाम सामने आएंगे। मैं अभी इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ, लेकिन आप खुद देखेंगी कि जो हमारी वफाकी काबीना भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला और जो हमारी पंजाब के अंदर, सूबे के अंदर वजारत आला और काबीना के नाम होंगे वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासत में साफ सुथरे नाम होंगे। ठीक, और हमाद साहब अगर ये सब कुछ हो जाता है तो पंजाब के अंदर भी आप हुकूमत बना लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बना लेंगे, वफाक के अंदर भी बना लेंगे, और ऑपोजिशन जो होगी उसका क्या फिर किरदार होगा। मगर नाजरीन, इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उनके पास नंबर काफ़ी हैं मगर वो जाहिर नहीं करना चाह रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि उनके पास नंबर काफ़ी हैं और वो पंजाब के अंदर हुकूमत बना सकते हैं। जोड़ तोड़ अरूज पर है लाहौर शहर में। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वफाक के अंदर जोड़ तोड़ भी जारी है मगर इधर लाहौर के अंदर एक खींचा तानी जारी है कि वफाक के अंदर कौन हुकूमत बनाएगा और पंजाब के अंदर कौन हुकूमत बनाएगा। ताज हैदर साहब, ये बताइए कि कोई डील हो सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सेनेट को लेके कि जी सेनेट के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है आप नून लीग को दे दें और नेशनल असेंबली के अंदर आपके पास आ जाए, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन जाए। क्या खदो खाल तय पाए हैं या किन नुकात के ऊपर एक निगोशिएशंस चल रही है? मुनीज़ा बीबी, मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि ओहदे अहम नहीं है। ये रेत के किले अगर बनाने हैं बनाते रहें लोग, अगर नंबर्स पूरे करने हैं। इस बात पे खुशी मनाई जा रही है कि जनाब 129 मेंबर इलेक्ट हुए थे, 106 डिनर पे आए या इवनिंग टी पे आए। जो लोटे जिनको बनना था वो इंतखाबात से पहले बन चुके। इंतखाबात के बाद कोई भी लोटा नहीं बन सकता। 129 ही रहेंगे। वो पार्टी से अगर हटेंगे तो उनकी सीट जाएगी। लेकिन जब तक कि इस बुनियादी बात को ठीक नहीं किया जाएगा कि ये किला रेत का किला है और ये जो हवा तेज़ चल रही है इसके अंदर ये रेत उड़ रही है और ये पूरे माहौल को ख़राब कर रही है, और अगर दोहरे कानून मगर फिर ताज हैदर साहब, लेट मी डिसरप्ट यू हियर, कता कलामी माफ, मगर फिर आपने कुछ ना कुछ नुकात तो सामने रखे होंगे। चलें आप ओहदों को छोड़ दें, मगर इश्यूज के ऊपर तो आप लोगों ने बातचीत की होगी जी कि किन इश्यूज के ऊपर हम इकट्ठे चलेंगे। नहीं, इसमें डील की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम जद्दोजहद के अंदर हैं और हम जितने भी लोग जद्दोजहद के अंदर हैं उनको एकोमोडेट हर तरीके से करेंगे। इसमें ये नहीं है कि आप ये ले लें और हम ये ले लें, बल्कि हम और आप मिल के इस जो एक धांधली हुई है इसको कैसे ख़त्म करें। और इसके ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको यही बताया है कि जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको सज़ा दी जाए। ये रिकन्सिलिएशन बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रिकन्सिलिएशन से पहले मगर जिन्होंने जुर्म किया है उनको सज़ा कौन देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ताज साहब, दानियाल साहब, ये बताइए हम तो आवाम को ताकत का चश्मा समझते हैं। पहले जुर्म को साबित तो करना, मगर हमने देखा है कि आप सजा पे चली गई, पहले जुर्म को साबित तो करें। अच्छा नहीं, मगर पहले बात सुने दानियाल साहब, आपकी पार्टी ने तो कहा कि जी हम एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, माजी में भी जुडिशल कमीशन बनते रहे, तो ये जो आप करेंगे, एक अजाला करेंगे या अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये कौन से प्लेटफॉर्म से करेंगे? देखें जी, पहले तो हमने एक शहबाज साहब ने अपनी एक तो हमने कमेटी पहले बनाई है जो अपना वाइट पेपर इशू करेगी। हम उसमें जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात, आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी, और हमारे पार्टी के सीनियर लोग हैं जो उस पार्टी को, उस कमेटी को हेड करेंगे, और हम अपना एक वाइट पेपर इशू करेंगे जहां हम सारी ये जितनी भी ये बदज़ाब्तियाँ हुई इसको लिखेंगे, और इसका अजाला अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हम किसके सामने कर सकते हैं? आपके सामने ही अपना रौनक कर सकते हैं वनीज़े, या मीडिया के सामने, या यहाँ तो जजेस। आपको खदशा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा? नहीं, हमारी पार्टी में जी नहीं, बिल्कुल कोई खदशा नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी में ना पहले इंशाल्लाह कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की ना कोई हवा है, ना कोई गुंजाइश है, ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। और अगर कोई बनाना चाहता है
तो वो फिर हमारी पार्टी से नहीं होगा। वो बाहर के कोई लोग अगर ऐसी क़ुव्वतें इस्तेमाल भी करना चाहें तो फॉरवर्ड ब्लॉक इस पार्टी में कोई नहीं बनेगा। ये मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत के नीचे हम बड़ी चट्टानों से टक्कर लेके आज इधर पहुँचे हैं। तो इंशाअल्लाह हम गिरने वाले या झुकने वालों में से नहीं हैं, लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, एक ही कश्ती के सवार हैं। और इंशाअल्लाह अपनी अगर ऑपोजिशन की तो हम भरपूर ऑपोजिशन करेंगे। पाकिस्तान को जलाने की बात नहीं करेंगे, नेशनल असेंबली के ऊपर लानत नहीं भेजेंगे। जिस नेशनल असेंबली जिस पे कायदे आज़म की तस्वीर है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, उस असेंबली लोगों जो बात करेंगे उस फोरम के अंदर, उस हाउस के अंदर करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का कोई खास खदशा नहीं है, और अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा तो वो पार्टी के बाहर से ही बनाएगा। देखें जी, ये हमारा तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम इनकी जमात के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी जमात के अंदर नून लीग ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाया था 2008 में। हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश हो कि वो कर्ज़ को उतारें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी फ़िलहाल ऐसी कोई किसी किस्म की कोशिश भी नहीं है और ना ही कोई इरादा है। और पंजाब असेंबली का जो स्पीकर का ओहदा है वो आपने ऑलरेडी परवेज़ इलाही साहब को दे दिया है, ये हतमी फैसला हुआ? नहीं, अभी कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा मुनीज़े कि हमने जब ये टॉक शो शुरू किया तो उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू ऐसी हो रही थी कि जी जमातों में राब्ते हो रहे हैं और आपस में मुतालबात किए जा रहे हैं। जैसे एक मिनट मेरी बात सुने कि जैसे ये कोई बड़ी बुरी चीज़ है जब एक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन आती है, जमातें आपस में गुफ्तगू करती हैं, एक दूसरे के मंशूर के ऊपर मुतालबात को तस्लीम करती हैं और कोई मिडल ग्राउंड फाइंड करती हैं। ये जमहूरियत का हिस्सा है, इसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, ये इसके बगैर डेडलॉक ही होती है।